नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सबसे पहले क्षमा कीजिएगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण थोड़ा-सा विलंब हो गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज आपसे बात जिस विषय पर करेंगे, वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। वो विषय है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तेजस्वी महागठबंधन के अन्य नेता जैसे कांग्रेस के अशोक गहलोत, मुकेश सहनी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, माले के दीपांकर भट्टाचार्य, राम नरेश पांडे जी, सीपीआई के। तो क्या इससे यह माना जाए कि गठबंधन की गांठें अब खुल गई हैं? क्या इससे यह माना जाए कि अब गठबंधन में कोई गांठ नहीं रहा है? क्या इससे अब यह माना जाए कि जो तमाम शिकवे गिले थे वो खत्म हो गए हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर विवेचना की आवश्यकता है और आज इस मुद्दे पर हम लोग खुलकर और इनसाइड स्टोरी भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी को जब एसआईआर में कथित रूप से इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट से कुछ सेलेक्टेड लोगों के नाम काटने का जो कथित मुद्दा मिला, उस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने पकड़ा। राहुल गांधी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वोट चोरी के नाम से किया था, जिसमें कर्नाटका के महादेवपुरा नामक विधानसभा क्षेत्र की पूरी विवेचना की। उसके बाद कहा कि हम फिर से हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे। तो दोबारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद उन्होंने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की। और आपको पता है कि चूंकि बिहार में एसआईआर चल रहा था, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, तो उसमें उन्होंने वोट अधिकार यात्रा शुरू की। वो बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड था, उस पर जबरदस्त रिस्पांस भी मिला। बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग जिलों में रात में वो रुके भी। तेजस्वी साथ में थे, मुकेश सहनी, ये 3 महत्वपूर्ण चेहरे थे। राजेश राम लगातार वो साथ रहे। उसके बाद उसी में मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था कि कदाचित इस यात्रा में जो मिल रहा रिस्पांस है, उससे कांग्रेस कुछ ज्यादा आह्लादित ना हो जाए, और वही हुआ। मैंने यह भी बताया था कि वोट और लोग ये सारे आरजेडी के, मंच आरजेडी का, लोग आरजेडी के, लेकिन कैमरे की नजर चुरा ले गए राहुल गांधी। उनका जो निराला अंदाज है, उस निराला अंदाज में लोगों से मिलना और बाकी चीजें, इसमें कांग्रेस के नेताओं को लगा कि शायद इसके कारण कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को प्राप्त कर सकता है, और वहीं से उनका कॉन्फिडेंस इन्फ्लेट कर गया, जिसको बोलते हैं फूल जाना। उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई, तारीखों की घोषणा हुई, और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चलना शुरू हुआ, और वहीं से कहानी शुरू हुई। कांग्रेस के 2 नेता, यानी एक तो अघोषित नेता है, अब कांग्रेस ने पप्पू यादव को अपनाया है या नहीं अपनाया, आज तक क्लियर नहीं हो पाया। वो निर्दलीय एमपी के चुनाव लड़े पूर्णिया से और जीते भी। तो एक वो और एक कन्हैया, और बाकी स्टेट लेवल के नेता, और अल्लावरू जो यहाँ के प्रभारी महासचिव हैं कांग्रेस के, कृष्णा अल्लावरू। इन लोगों ने ये कैलकुलेशन दिया केंद्रीय नेतृत्व को, कांग्रेस को, कि हम लोगों की स्थिति बड़ी अच्छी है और हम लोग की हार्ड बार्गेनिंग करनी चाहिए, और वहीं से इस झगड़े की शुरुआत हुई। तेजस्वी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहे हैं, और मैंने कहा था कि यह चुनाव तेजस्वी और
नीतीश, दोनों में से एक व्यक्ति के राजनीति को तो जरूर खत्म कर देगा। मतलब अगर मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार हटे तो उनकी राजनीतिक पारी का अंत हो जाएगा। ये तय है, कंफर्म है। और उनको भी पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी वैसे ही मिलेगी जैसी जिंदगी उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को और शरद यादव सहित उन लोगों को दिया है। लेकिन अगर इस चुनाव में तेजस्वी हारे, हारे से मेरा मतलब है कि उनको सम्मानजनक सीटें नहीं आई, यानी 2020 के नंबर से भी कम आ गए, तो आरजेडी रैंक एंड फाइल में इतने विद्रोह होंगे और ऑलरेडी वो अंदर में बहुत जो पुराने लोग हैं या फिर जो अलग अलग ग्रुप हैं, खास करके तेजस्वी के इनर कॉटरी में, उनके किचन कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए रैंक एंड फाइल में ग्राउंड लेवल पर बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा भी है। तो अगर तेजस्वी इस चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं लाते हैं या फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनको बहुत कठिनाई होने वाली है। कुछ कठिनाई राजनीतिक होगी और कुछ कठिनाई उनको वैधानिक भी होगी। वैधानिक कठिनाई क्या होगी? तो वैधानिक कठिनाई उनकी होगी कि आप जानते हैं कि आईआरसीटीसी मामले में दिल्ली की अदालत ने उनके विरुद्ध चार्जशीट जो फ्रेम हुआ था उसको उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है। कानून की भाषा में बोलते हैं केस का चार्ज हो जाना। तो the court has taken cognizance on the charge sheet filed by the agency against Tejaswi in IRCTC case. राजनीतिक प्रेक्षक, बहुत सारे इंडिपेंडेंट पत्रकार और कानून के जानकार, राजनीति के जानकार मोटे तौर पर इस बात को स्वीकार करते हैं कि कदाचित बीजेपी का जो सेकंड प्लानिंग है वो ये है कि अगर किसी स्थिति में तेजस्वी सरकार बनाने की ओर बढ़ें तो उनको इस मामले में सजा दिलवा दिया जाए और उनको उनकी राजनीति से उनको बाहर कर दिया जाए। आप मालूम है आपको कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में के संदर्भ में लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि जैसे ही आपका कन्विक्शन होता है और उसमें 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उसके बहुत सारे पॉलिटिकल रिपरकशंस हो जाते हैं। तो ये बात है। अब आइए कि इस महागठबंधन में सीट के बंटवारे में इतनी देर क्यों हुई और सीट के बंटवारे में हुई देर के कारण महागठबंधन न तो यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले, यानी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूं, इसके पहले न तो महागठबंधन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, न ही कांग्रेस और आरजेडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और कैंडिडेट्स की घोषणा की थी। इसका परिणाम ये हुआ कि देयर वाज अटर कंफ्यूजन अमॉन्ग्स द कैंडिडेट्स। लोगों के बीच जबरदस्त कंफ्यूजन था, भागा भागी, अफरा तफरी, एक सीट पर 2 खड़े हो गए, बछवाड़ा में खड़ा हो गए लोग, फिर बिहार शरीफ में खड़ा हो गया, फिर वारसलीगंज में खड़ा हो गया, बहुत जगह से लोग खड़े हो गए। इन लोगों के बहुत सारे नॉमिनेशंस भी कैंसिल हुए क्योंकि आप सब लोग को पता है कि नॉमिनेशन एक वैधानिक प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे कागजात लगते हैं, फॉर्म 2B, फॉर्म 26, ओथ वगैरह वगैरह, तो उसमें लोग चूके। ये देरी इसलिए हुई कि कांग्रेस नेतृत्व, जो कथित आला कमान उनको कहते हैं, आला कमान जब मैं कह रहा हूं तो ऑफ कोर्स राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तो अभी सेकंड लाइन में हैं, तो फ्रंट से राजीव गांधी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को इन लोगों ने स्टेट लीडरशिप ने लूप में लिया कि साहब हम लोग बड़े मजबूत स्थिति में है, इसलिए हम लोग बार्गेनिंग करें, और इन लोगों ने हार्ड बार्गेनिंग शुरू कर दी। तेजस्वी के लिए समस्या ये थी कि साहब हमको मुख्यमंत्री बनना है, और आपने देखा होगा कि कितना बार प्रश्न पूछा गया, किसी ने मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी है इसको स्वीकार नहीं किया और बात बहुत बिगड़ गई। बात इतनी बिगड़ गई
कि लगा कि बहुत सीट पर फ्रेंडली फाइट हो जाएगा और माहौल बहुत गड़बड़ाने लगा। मेरी जो खबर है इसमें फिर लालू जी को इंटरवीन करना पड़ा। आप सब लोग को पता है कि इस बार टिकट के बंटवारे सहित कैंपेन आदि में तेजस्वी 2020 से भी ज़्यादा एग्रेसिवली अपने आप सब कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग बताते हैं कि उन्होंने ये सारे फैसले खुद लिए हैं और अब ये निर्णय 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास से हटकर इनके पोलो रोड वाले नेता प्रतिपक्ष का जो आवास है वहां पर लिए जा रहे हैं और इनके जो कुछ लोग हैं उनके साथ रहते हैं, कुछ सलाहकार हैं या कुछ क्या है, वो लोग लेते हैं। तो जब बात बिगड़ी तो फिर लालू जी इंटरवीन किए। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि एक रहीम कवि की मैंने एक दोहा दुहाई कही थी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो अब ये ऐसी स्थिति हो गई थी कि संवादहीनता भी हो गई। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी में बातचीत भी बंद हो गया। अब वो क्या है वो अंदर की बात है, लेकिन ये परसेप्शन डेवलप किया कि दोनों में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल हो गया है। राहुल गांधी बात भी नहीं करना चाह रहे थे, बहुत आहत हुए लोग कहते हैं। तो लालू जी इंटरवेन किए। राहुल ने मना कर दिया। राहुल ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। थोड़ी बेइज्जती महसूस हमको हुई, हमको इंसल्ट किया या जो भी है। तब कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक कहे जाने वाले राजस्थान के 3 या 4 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, बहुत सीनियर लीडर हैं और लालू जी से भी उनकी बड़े उनके सबसे अच्छे संबंध हैं। उनको भेजा गया कि आप जाके पैचअप कीजिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कथित रूप से बीमार हैं। और कृष्णा अल्लावरू के बारे में आरजेडी रैंक एंड फाइल में बहुत गुस्सा था। इनफैक्ट कांग्रेसियों में भी बहुत गुस्सा था उसके खिलाफ। तो कई लोगों को जो टिकट करता है वो पूरा आरोप लगाया कि साहब ये पैसा कमा लिया वगैरह वगैरह। तो आए अशोक गहलोत। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बातें बड़ी प्रमुख हुई। पहली बात, तेजस्वी गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो संशय बना हुआ था वो खत्म हो गया। दूसरा, कहा जाता है कि एक अनशेड्यूल्ड मुलाकात मुकेश सहनी की हुई अशोक गहलोत से और अशोक गहलोत को बताया गया, मुकेश सहनी ने कहा, चूंकि मुकेश सहनी भी अजीब स्थिति में फंस गया, उनको भी सीटें नहीं मिली, बेचारा अपना भी चुनाव नहीं लड़ रहा। खबर आ रही थी कि वो भाजपा के नेताओं से भी मिले, लेकिन तब तक नॉमिनेशन का डेट खत्म हो चुका था, तो बेचारे फंस गए थे। फिर अब तो उन्होंने कहा कि अब हम किस मुंह से प्रचार करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं 9% है, कुछ लोग 2%, 3%, लेकिन मोटे तौर पर मुकेश सहनी को 1.5 से 2% वोट तो ऐड करने की क्षमता है ही, क्योंकि सहनी में भी बहुत सारा नेता हो गया। अभी दिक्कत यह है कि कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है हम फलाना जात का अकेला नेता है। यहाँ तो तेजस्वी को भी अब यादव का नेता एक छत्र मानने के लिए कोई स्वीकार नहीं है। कुर्मी भी नीतीश कुमार को एक छत्र नेता मानने को स्वीकार नहीं है, तो सहनी तो अलग चीज है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई हमको कुछ सम्मानजनक बात नहीं दीजिएगा तो हम प्रचार नहीं करेंगे। तो अशोक गहलोत ने फिर बात किया और निर्णय लिया। तो मुकेश सहनी ये महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री का चेहरा। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा तो अशोक गहलोत ने बड़ी अपने राजनीतिक अनुभव और स्टेट्समैनशिप का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग समाज के दबे कुचले यानी दलित समाज से भी एक उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरी जो खबर है और मेरे जो स्रोत हैं कांग्रेस में, उन्होंने बताया कि अगर राजेश राम जीत गए उस कुटुंबा से, औरंगाबाद से, तो वो उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि आपको बताते चलें कि संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि उप मुख्यमंत्री हो सकता है। उप मुख्यमंत्री किसी चिड़िया का नाम संविधान में नहीं है, लेकिन कालांतर में यह एक प्रतिष्ठा का एक लोगो बन गया है, एक महत्व देने का बन गया है। और कायदे से पूछिए तो बिहार में उप मुख्यमंत्री बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही होता है टेक्निकली, इसलिए कि उसको फाइनेंशियल पावर ज्यादा है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी ज्यादा है। बहुत सारी स्कीम्स जो मिनिस्टर का जो लिमिट है अभी संभवतः 15 करोड़ होगा, तो 15 करोड़ से ऊपर और 30 करोड़ से नीचे वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाता है। वैसी जितनी
फाइलें कैबिनेट में जाती है, उसमें अगर फाइनेंस इन्वॉल्व है तो वो वित्त मंत्री के पास जाती है। तो टेक्निकली वित्त मंत्री ही उप मुख्यमंत्री होता है। बहरहाल उस विषय में हम नहीं जा रहे हैं। तो मुकेश सहनी और राजेश राम यानी 3 मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मंच पर कांग्रेस के नेता के अलावा लेफ्ट के नेता रहे, मुकेश सहनी वगैरह रहे, सारी चीजें रही। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब क्या इससे गठबंधन की गांठें खुल जाएंगी या जो बिकरिंग है वो समाप्त हो जाएगा? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये कहना इसलिए मुश्किल है कि कांग्रेस बिहार में बेशक उसके पास अभी कोई जनाधार नहीं है, लेकिन 2 ट्रबल स्पॉट डेवलप कर गया है कांग्रेस में, जो तेजस्वी के लीडरशिप को न तो एक्सेप्ट कर रहा है और नहीं उसको एक्सेप्ट करने का कोई उसके पास कोई फ्यूचर में भी योजना है कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और वो हैं पप्पू यादव और कन्हैया। पप्पू यादव बहुत वोकल हैं, कन्हैया थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वो बोलते नहीं है, लेकिन ये दोनों ट्रबल स्पॉट हैं। और मेरी जो खबर है वो ये कह रही है कि चुनाव के बाद राहुल गांधी बिहार में और उसके बाद फिर यूपी वगैरह में तो कर ही रहे हैं, यूपी और बंगाल में कांग्रेस को मजबूत करने का उनका प्लानिंग है। अब वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी इज ए वेरी गुड मैन, बट ही इज नॉट दैट टू दैट एक्सटेंट अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। नॉन सीरियसनेस कई बार झलक जाती है। चुनाव के दरमियान छुट्टी मनाने विदेश चला जाना, विदेश की धरती पर भारत के विरुद्ध बात कर देना, जिसको बोलते हैं ना कि खीर बना के किरासन तेल छिड़क देना। तो उनकी जब भी अच्छी चीजें होती है उसके बाद फिर वो किरासन तेल छिड़क देते हैं। बहरहाल तो ये इसलिए महागठबंधन की गांठें सुलग जाएगी ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। अब कांग्रेस हार्ड बार्गेनिंग भी करेगी और एट द सेम टाइम वो अपने गठबंधन को भी मजबूत करने का लगातार अपने ग्राउंड फोर्स को, अपने काडर को भी मजबूत करने का प्रयास करेगी। अब रही बात कि यूनाइटेडली प्रचार करने की, तो महागठबंधन में जो स्टार कैंपेनर है उसमें राहुल गांधी के अलावा बिहार में किसी भी नेता की या फॉर दैट मैटर सेंट्रल लीडरशिप में भी बिहार में कोई स्वीकार्यता नहीं है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अगर जाएंगे प्रचार करने तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि साउथ के भी हैं, वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, बीमार रहते हैं, तो उनका वो करिश्माई व्यक्तित्व तो नहीं है कि वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो संभव नहीं है। बिहार का जितना लीडर्स है वो सब का इमेज पिछलगुआ वाला है। राजेश राम बेचारे अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, हम किसी तरह से जीत जाए उसमें लगे हुए हैं। हाँ, सेकंड में समझिए सबसे ज्यादा अगर किसी को भाव मिल रहा है तो पप्पू यादव है। 2 कारण से, एक तो उनकी छवि रॉबिन हुड वाली है, पैसा बांटने में दिल खोल के पैसा बांटते हैं, और दूसरा बहुत मेहनती है, और यादव समुदाय में होने के कारण उनकी स्वीकार्यता, ऐसे भी उनकी स्वीकार्यता है। और कांग्रेस का वो हथियार भी है कि बहुत एग्रेसिव नीतीश कुमार तेजस्वी के खिलाफ वो अटैक करते हैं, बीजेपी के खिलाफ वगैरह भी अटैक करते हैं, बट तेजस्वी उनके निशाने पर रहता है, और कन्हैया। तो ये समझ लीजिए कि महागठबंधन कोई बहुत यूनाइटेडली और बहुत सिंक में यानी सिंक्रोनाइजेशन समन्वय से प्रचार कर पाएगा, इसमें अभी भी संशय है। अब रही बात कि चुनाव के बाद क्या होगा, तो चुनाव के बाद ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस बार लग कुछ ऐसा रहा है कि चुनाव प्रचार और मुद्दों का शोर जितना सोशल मीडिया पर दिखता है, जितनी आवाज, जितना नाद सोशल मीडिया पर गूंज रहा है, आश्चर्यजनक रूप से जनता में उतनी ही खामोशी है। तो ये खामोश लहरें और इस लहरों के अंदर बदलाव की कोई लहर चल रही है या नहीं, ये तो अभी बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं एनडीए की बात करूं तो इस चुनाव को, वैसे हर चुनाव अपने आप में बिल्कुल अलग होता है, हर चुनाव अपने आप में
बहुत सारी स्पेशलिटीज और बहुत सारे यूनिकनेस को लेकर आती है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम से लगा। तो जैसे कांग्रेस चाहता है कि तेजस्वी को किनारे कर दें, वैसे बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार से इस बार पाला भैया छुड़ा देना है। जिस तरीके से कुछ स्लीपर सेल्स दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में है, तो उसी तरीके से कुछ स्लीपर सेल्स जदयू में भी है। वो स्लीपर सेल्स के बारे में यदा कदा बात उठते रहती है। तो इस बार अमित शाह का यहां कैंप करना, फिर इनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यहां पर रुकना, उसका फिर प्रधानमंत्री, ये पूरा एकदम जिसको बोलता है ना कि अंग्रेजी में कहते हैं कि लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, वो वाली बात हो गई। प्रशांत किशोर ने उनके जो दानापुर में, फिर गोपालगंज में और एक आध जगह और जो उनके उम्मीदवार बैठाए गए या उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उस संबंध में उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं अमित शाह पर। उन्होंने फोटो भी दिखाया कि कैसे बीजेपी जनसराज के कैंडिडेट को दानापुर में कुछ मुट्टन शाह या कोई शाह है, उनको नॉमिनेशन के दिन मोदी जी के, माफ कीजिएगा, अमित शाह के साथ बैठा दिया गया। इसके अलावा जो डॉक्टर साहब हैं वहाँ, उनको गोपालगंज में, तो उनको बैठा दिया गया। तो इस तरह की आरोप, तो कहने का मतलब है कि बीजेपी इस बार एकदम इस रणनीति पर काम कर रही है कि 243 में 101 सीट जदयू का है, यानी 144 सीट पर बीजेपी खुद लड़ रही है। और अगर 144 में 100, ऐसा बड़ा मुश्किल है 122 सीट आना 144 में, लेकिन अगर 100 सीट भी आ गया तो फिर बीजेपी हमेशा यह गेम करने के लिए उसका जो सेकंड बी, प्लान बी है, वो ये है कि कोई तरीके से हम कुछ विधायकों को खरीदें। मुकेश सहनी जीतने के बाद किधर जाएंगे कहना मुश्किल। कांग्रेस के कुछ एमएलए अगर मान लीजिए कि 5-10 के आसपास वो जीते तो बल्क में खरीदा जाए तो भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस जैसे निपटाना चाहती है तेजस्वी को, वैसे बीजेपी निपटाना चाहती है नीतीश को। अब प्रश्न ये उठता है कि एक माने जो कॉमन दुश्मन होता है वो दोस्त हो जाता है, तो क्या फिर ऐसी संभावना बन सकती है कि नीतीश कुमार बगल का दरवाजा खोल के 10 नंबर में आ जाए लालू जी से मिलने, कि लालू जी छोड़िए फिर हम लोग मिल जाते हैं, समाजवादी और घर वापसी वगैरह, क्या ही संभावना है? तो भाई राजनीति में किसी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। मुझको स्मरण है कि जब रामविलास पासवान 2005 में फरवरी में जो चुनाव हुए थे, उसमें आपको स्मरण है कि हंग असेंबली हो गया था। तो उस हंग असेंबली के कारण वो चाबी लेके घूम रहे थे और ऐसी स्थिति बन गई थी कि बिना रामविलास पासवान के कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं बन सकता था। मेरी जो खबर है और कांग्रेस के राजद के जो अंदरूनी स्रोत हैं वो हमको बताते हैं कि उस पीरियड में सोनिया गांधी ने लालू जी को समझाया कि वेट करिए थोड़ा दिन, उसको बनाने दीजिए सरकार, फिर वो अपने आप गिर जाएगी अंतर कलह से, फिर हम लोग बनाए। लेकिन लालू जी इंसिस्ट किए कि ऐसा है कि राष्ट्रपति शासन आप लगा दीजिए, और राष्ट्रपति शासन लगा। और पता है आपको कि उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगने के बाद चुनाव हुए नवंबर 2005 में और आरजेडी सिमट गई 55 या 54-55 सीट पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस की चर्चा इस बार हो रही है। जनसुराज की एंट्री जो हो गई है वो एक अलग एंगल है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि जनसुराज महज 2 महीने के फॉर्मेशन के बाद 10% अगर वोट ला सकती है, तो इस बार पूरी तैयारी के साथ जो उतरी है 243 सीट पर, उसमें से 2-3 उनके जो वापस ले लिए हैं, तो मान लीजिए कि 240 सीट पर ही
तो एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में ही जो कहा था वो बड़ा तर्कपूर्ण लगता है कि जब बिना तैयारी के चिराग पासवान जदयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके जदयू को 43 सीट पर सिमटा सकती है, और चूंकि जदयू का जो घटा तो वही बढ़त आरजेडी की हो गई, तो हम तो पूरी तैयारी से उतर रहे हैं पूरे सीट पर, तो हम कैसे नहीं घटाएंगे। तो अगर इनको मान लीजिए 10 से 12% भी वोट आया और 15 से 20 सीट भी आ गया, तब तो यह राज्य पुनः 2005 फरवरी वाली कहानी दोहरा सकता है। इसलिए मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऐसा न हो कि 2005 में जो रामविलास पासवान किंग मेकर थे, कहीं इस बार नवंबर 2025 में प्रशांत किशोर के हाथ में चाबी ना आ जाए और ये किंग मेकर ना हो जाए। फिलहाल ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है, प्रेस में भी हो रही है, और राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं खेल शब्द बता रहा हूं। और मजेदार बात, दिलचस्प बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस खेल में सब लोग शामिल होते हैं सिवाय जनतंत्र का जो जन है वो गायब रहता है। यानी हम और आप इस खेल से गायब रहेंगे। तो हम और आप राजनीति के वे प्यादे हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि हम किस हाथ से किस दिशा में कौन से घर में बैठे हैं, और मेरे हमको चलाए गए चाल से कौन सा प्यादा मरेगा और कौन सी बाजी पलटेगी। तो फिलहाल महागठबंधन अपनी गांठें खोलने के लिए इस प्रयत्न को सरंजाम दिया है। तेजस्वी अब औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के चेहरा हो गए हैं, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के चेहरा हो गए हैं महागठबंधन के। तो अब देखना पड़ेगा कि जो प्रचार का जोर पकड़ेगा, और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कल से महागठबंधन का भी तूफानी दौरा शुरू होगा, चूंकि अभी तक इनका यूनाइटेड कैंपेन शुरू नहीं हुआ था, जिस बात को लेकर के इनके समर्थक लोग बड़े चिंतित थे। तो कदाचित वो कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो जनता खामोश है, उसके दिल में क्या चल रहा है ये न हम जानते हैं, और कदाचित आप भी नहीं जानते होंगे। जानता तो वही है कि जिसके मन में चल रहा है। तो फिलहाल हमें आपके मन के आदेश जो आपके हाथ को देगा ईवीएम के बटन दबाने के लिए, तो उसके परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। कल किसी और मुद्दे पर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।